नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, चीन से टकराव पर दिखा दी दुनिया को भारत की ताकत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं, आतंकवाद अंतिम चरण पर है, जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भविष्य में ईंधन हाइड्रोजन से भारत भरेगा उड़ान, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों को दिए निर्देश। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में बीजेपी का चिंतन शिविर आज से और चुनावी रणनीति से लेकर विपक्ष के हमले की काट पर होगी चर्चा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह सुबह बुलाई आपात बैठक, बिजली पानी को लेकर अफसरों को सख्त चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन से टकराव पर दिखा दी दुनिया को भारत की ताकत, राजनाथ सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के बाद दुनिया को भारत की ताकत पता चल गई है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि देश परिणाम की चिंता नहीं करता, आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। निराला नगर स्थित एक होटल में लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की ओर से आयोजित नमस्ते लखनऊ विद राजनाथ सिंह में रक्षा मंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है। किसी भी देश की ताकत उसके रक्षा संसाधन और अर्थव्यवस्था से जानी जाती है। पहले छोटे से छोटे रक्षा उत्पाद के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। अब देश ने दुनिया को बता दिया कि रक्षा उत्पाद भारत में ही बनेंगे। यदि तकनीकी का मसला फंसता है तो भी रक्षा उत्पाद विदेशी कंपनी को भारत की जमीन पर भारतीय नागरिकों के हाथों से बनाने होंगे। इसी के साथ दोस्तों, रक्षा मंत्री ने यहाँ प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया, साथ ही लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये बात विपक्ष को भी माननी पड़ेगी कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। पहले अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी भारत की बात सुनता और मानता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं, आतंकवाद अंतिम चरण पर, जितेंद्र सिंह का बयान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 दशक से जारी आतंकवाद अब अंतिम चरण में है और हालात तेजी से सुधर रहे हैं। सिंह ने कठुआ जिले में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि घाटी के बडगाम जिले में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये बड़ी क्षति है और उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है उसे भरा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को केंद्र सरकार से विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरा समर्थन मिला हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन से भारत भरेगा उड़ान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों को दिए ये निर्देश। जहाँ दोस्तों, अगर देश को आयातित ईंधन से छुटकारा पाना है तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का ही सहारा लेना होगा। ये मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के प्रमुख सहयोगियों को दिया। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी ने देश के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इसमें हर मंत्रालय को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षी नीति बनाने का निर्देश दिया। अगस्त 2021 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आरंभ करने के बाद इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम के निर्देश के बाद अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भावी उपायों का रोड मैप बनने लगा है। पीएम के स्तर पर हाइड्रोजन ईंधन को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक तब हुई जब सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की तरफ से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में घोषणा की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आपको बता दें गुजरात से जुड़ी आ रही है। बीजेपी का चिंतन शिविर आज से शुरू, चुनावी रणनीति से लेकर विपक्ष के हमले की काट पर होगी इस शिविर में चर्चा। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर में कांग्रेस का मंथन जारी है। पार्टी ने नई जान फूंकने के लिए रणनीति बनाई है और कांग्रेस की देखा देखी अब बीजेपी भी गुजरात में चिंतन शिविर के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर रही है। सूत्रों के अनुसार चिंतन शिविर में चुनाव को लेकर रणनीति और विपक्ष की तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी के जवाब पर चर्चा हो सकती है। शिविर में हार्दिक पटेल समेत तमाम कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर भी फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल की अध्यक्षता में अहमदाबाद जिले के बावला कस्बे के कैंसविले में होने वाला
चिंतन शिविर 15 मई को शुरू होगा और 16 मई को इसका समापन होगा। दोस्तों, इसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह और इसी के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री व गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री चौहान ने सुबह सुबह बुलाया आपात बैठक, बिजली पानी को लेकर अफसरों को दी सख्त चेतावनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सुबह 7 बजे आपात बैठक बुलाकर अफसरों की क्लास लगा दी। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, सीएमओ, नगरीय विभाग के अफसरों, पीएचई विभाग के अफसरों, ग्रामीण और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और बिजली पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि कोई गड़बड़ी हुई तो वो सीधे जिम्मेदार होंगे। मैं जनता से लाइव कांटेक्ट में हूं और इसका ध्यान रखें। बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को पानी की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि भोपाल से लेकर चौपाल तक पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मिशन नगर उदय कार्यक्रम के शुभारंभ के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से किसान कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को 18 मई को लाभ देने को कहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहरा जाएगा गेहूं का संकट, एक्सपोर्ट पर भारत के एक्शन से दुनिया भर में हलचल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये फैसला तब हुआ है जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। इस बीच गेहूं निर्यात रोकने पर भारत सरकार के फैसले की G7 देशों के समूह ने आलोचना की है। जर्मनी के कृषि मंत्री कैम ओजडेमिर ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा और हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते गेहूं के निर्यात में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातक हैं। वहीं यूक्रेन और रूस से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत में गेहूं की मांग भारत से बढ़ गई है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसके पास 20 मिलियन टन गेहूं है, लेकिन उसका व्यापार रूट युद्ध की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और कैम ओजडेमिर ने कहा कि इस मुद्दे को अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उठाया जाएगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को प्रभावित करता है, जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। हम ये भी अनुशंसा करते हैं कि इस मुद्दे पर G7 बैठक में एक ठोस निर्णय लिया जाए और इसमें भारत को आमंत्रित किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 16 मई को पीएम मोदी लखनऊ दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए बनेगा मिनी दफ्तर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 मई के आगमन को देखते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने उन मार्गों का निरीक्षण किया जहां से फ्लीट गुजरेगा। उनके साथ नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी भी थे। डीएम ने एयरपोर्ट और सभी गेस्ट हाउस में निर्बाध बिजली सप्लाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगम से बिजली के खंभों पर तिरंगे रंगों की रोशनी वाली LED लाइटें लगाने का निर्देश दिया है। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था अचूक रखने के लिए ड्यूटी पोस्ट लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर निगम PWD से कहा है कि जहां भी जरूरत हो वहां बैरिकेडिंग लगवाएं। नलों की साफ सफाई, सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं और डीएम ने कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस समेत अन्य प्रोटोकॉल में शामिल व्यवस्थाएं भी समय से कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिला 7-8 फीट का ढेर। हिंदू पक्ष का दावा, दीवार पर कुछ आकृतियां दिखाई दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का आज दूसरा दिन है और कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की शुरुआत 8 बजे हुई है। मस्जिद के अंदर सर्वे करने गई टीम को 7 से 8 फीट का ढेर मिला है, जो सफ़ेद पेंट से ढका हुआ है। जानकारी के मुताबिक मलबे को हटाया जाएगा और उसके बाद जांच होगी। वहीं हिंदू पक्ष के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुंबद की तरफ सर्वे के दौरान एक दीवार पर हिंदू परंपरा के आकार दिखे, जिसे सफ़ेद चुने से रंगा गया है। सर्वे की टीम ने इसकी वीडियोग्राफी
की और प्रतीक चिन्ह का भी जिक्र किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की चीन तरफ। के लिए भी काल बनेगा तेजस, मोदी सरकार दिखाएगी मेड इन इंडिया की ताकत। जी हां दोस्तों, देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नए संस्करण को स्वदेशी मिसाइल, रडार और अन्य हथियारों से लैस किया जाएगा। इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी हथियारों से लैस कर भारत दुनिया को बड़ा संदेश देना चाहता है तथा मेड इन इंडिया की ताकत का भी एहसास कराना चाहता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार तेजस के नए संस्करण LCA-MK-1A को पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से लैस करने की तैयारी कर ली गई है। अगले 2-3 महीनों के भीतर देश में बनी मिसाइल अस्त्र के परीक्षण तेजस से किए जा सकते हैं और अस्त्र नज़दीक और दूर तक लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल है जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। इस मिसाइल को सुखोई पर भी फिट किया गया है तथा उसके परीक्षण चल रहे हैं। अब इसे तेजस के नए संस्करण पर फिट किया जा रहा है तथा परीक्षण किए जाएंगे। ये मिसाइल हवा से हवा में 10 से 120 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेदने में बेहद कारगर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के चक्कर में बुरा फंसा चीन, अब सता रहा है इस बात का डर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में बीते 26 मार्च को एक वैन में हुए धमाके के बाद चीन का पाकिस्तान से भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान देश में मौजूद चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और चीन के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा निवेश किया है चीन ने, लेकिन स्थानीय लोग चीन का विरोध कर रहे हैं। कराची धमाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। बता दें कि कराची धमाके में 3 चीनी नागरिकों और एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई है। ब्लास्ट में मारे गए चीनी नागरिक पाकिस्तान में टीचर थे। अब चीन पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों और किए गए निवेश को लेकर चिंतित है। गौरतलब है कि बलूचिस्तान के लोग काफ़ी समय से चीन का विरोध कर रहे हैं। वो चीन पर उनके संसाधनों पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। सीनेट डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन ने कहा कि चीन को पाकिस्तान की सुरक्षा पर जो भरोसा था उसको बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि चीन को इस बात की भी चिंता है कि कंगाल पाकिस्तान में निवेश किया गया उसका पैसा कहीं डूब ना जाए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने शुरू की मिशन 2023 की तैयारी, 16 मई को पूरे प्रदेश में करेगी जेल भरो आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। लगातार 2 दिनों से प्रदेश 5 संभाग की चुनावी रणनीति पर बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी रायपुर पहुंची और 16 मई को बीजेपी ने एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान कर दिया। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दरअसल विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति संभागवार बना रही है और संभागों की प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके बाद निर्णय लिया गया। धरना आंदोलन रैली पर गृह विभाग की तरफ जारी नए आदेश के खिलाफ 16 मई को पूरे प्रदेश में बीजेपी जेल भरो आंदोलन करेगी। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी ने गृह विभाग के आदेश को मिनी इमरजेंसी कहा है। लोगों की अपने हक की लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार लोगों को होना चाहिए। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से यूपी से आ रही है। ताजमहल के 22 कमरों का खुलेगा रहस्य, बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा स्थित ताजमहल को लेकर विवाद अब जोर पकड़ने लगा है। अयोध्या के संत परमहंस ने तेजो महालय ने पहले वहां पूजा अर्चना करने की कोशिश की और उसके बाद अब अयोध्या के बीजेपी मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने लखनऊ कोर्ट में एक याचिका फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोला जाए जिससे उसकी राज आम जनता के सामने आ सके। याचिका पर सुनवाई होना बाकी है और 10 मई को इस पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल ताजमहल से जुड़ा ये पूरा विवाद काफ़ी पुराना है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में ताजमहल में बंद 22 कमरे खोलने की बात की गई है। इन कमरों में किसी के भीतर जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए इन कमरों में हिंदू देवताओं और शास्त्रों की मूर्तियां होने की आशंका जताई जाती रही है। यही आशंका डॉक्टर रजनीश सिंह भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ASI को तथ्यों का पता लगाने के लिए इन कमरों को खोलने का और सभी विवादों को शांत करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने अपनी याचिका में राज्य सरकार को एक समिति गठित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है
और ये समिति ही ताजमहल के बंद कमरों की जांच करे, हिंदू मूर्तियां और धर्म ग्रंथों से जुड़ी सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच पड़ताल भी करें। लखनऊ हाई कोर्ट 10 मई को इस पर सुनवाई करेगी और इसी के बाद ये तय होगा कि ये विवाद कितनी दूर तक जाता है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, आंकड़ों से समझिए पूरा गणित। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी, जिससे यहाँ चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आयोग ने एक समान जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए जम्मू क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया है और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तावित नए सीट वितरण ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने की उम्मीद दी है। भले ही अभी चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने जम्मू क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए पहले से ही चुनाव की तैयारी कर ली है। बता दें कि आयोग ने जम्मू में 43 सीटों और घाटी क्षेत्र में 47 सीटों के साथ 90 सीटों का प्रस्ताव रखा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र की 37 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा में शामिल हुए 500 डॉक्टर, इस साल के अंत में होना है विधानसभा चुनाव, भगवा दल की फिर से जीत पर है नजर। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 दशक से गुजरात की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को रविवार को एक अच्छी खबर मिली। विधानसभा चुनावों से पहले गांधीनगर में लगभग 500 डॉक्टर भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनावों का आयोजन होना है। इस चुनाव के लिए कमर कसते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से 4 मई के बाद बिना रुके अगले 6 महीने तक लगातार काम में जुट जाने के लिए भी कह चुकी है। इस साल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 4 में जीत हासिल करने के बाद भाजपा नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं से गुजरात में होने वाली अगले बड़े चुनाव की तैयारियों में लगने के लिए कहा। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार CR पाटिल ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का कैडर सक्रिय और ऊर्जावान हो। ये एक अहम कारण है कि 1 मई को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद हमें 1 से 4 मई तक कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है और ये गुजरात की चुनावी जंग को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अकेला ब्रेक था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह BSF जवानों के साथ करेंगे संवाद, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार देर रात असम पहुंचे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमित शाह की अगवानी की और इस दौरान प्रदेश भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अमित शाह का स्वागत किया। शर्मा ने ट्वीट किया, गुवाहाटी के LGBI हवाई अड्डे पर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। गृह मंत्री असम में अगले 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और हम हमेशा उनके उदार मार्गदर्शन से धन्य रहे हैं, उनके अमूल्य मार्गदर्शन लिए तत्पर हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, संक्रमण में बढ़ोतरी के आसार कम। कोरोना संक्रमण में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा वृद्धि के आसार नहीं है। संक्रमण दर स्थिर रहने और कोरोना का कोई नया चिंताजनक वेरिएंट सामने नहीं आने के कारण ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और इससे सरकार ने भी राहत की सांस ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण 3,451 नए मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण दर 1% से नीचे 0.96% बनी हुई है। पिछले 1 महीने में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब संक्रमण दर 1% से ऊपर पहुंची है। इतना ही नहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर भी 1% से नीचे 0.83% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 40 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन इनमें 35 मौतें केरल की पूर्व की हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 5 मौतें